पहले जब मैं क्वेश्चन करूँ अपना माइक ऑन कर लिया करें। बच्चे आंसर करें। सारे खामोश हो गए हैं, बच्चे जवाब दें, फिर आगे शुरू करेंगे हम। आवाज सबको आ रही है? हाँ जी, आ रही है। इनको कहा करें थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें, कोई बच्चा बोलता ही नहीं क्लास में। सर मैं कब से ये पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है, कोई कुछ पढ़ा है, मैसेज भी बच्चा भी टाइप नहीं कर रही हूँ। क्लास में, ना बोल मैम रहा है आ ना रही है, बता मैम आ रहा रही है। खलील साहब आप इन्हें बताते हैं, कहा भी बाकी है कि जब कोई बच्चा मैं क्वेश्चन कम अज करूँ कम माइक मैम को अपना रिस्पॉन्स ऑन तो कर किया दिया करें करें। ना। बच्चे जब मैं क्वेश्चन करूँ या कोई भी बात पूछूं अपना माइक ऑन करके रिप्लाई दे दिया करें। करें आज का लेक्चर शुरू। बच्चे रिस्पॉन्स तो दें। 2-3 जी बच्चे मैम। रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जी मैम। ओके। अच्छा बच्चे आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील अहमद। जी। खलील अहमद। अच्छा बच्चे जो पिछला हमने पढ़ा था कुछ माइंड में है? मैं सब बच्चों से क्वेश्चन कर रही हूँ, रिवाइज किया था, पता है कुछ चीज़ें? देखिए जब तक हमारा पिछला कवर नहीं होगा ना हमें आगे कोई समझ नहीं आएगी। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन लोगों का ना MOD का पेपर है उसमें आई थिंक 40% जो है ना वो इंग्लिश का पोर्शन है और उसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे। काइंडली बच्चे जवाब दे, जी जिनको मैम कोई पूछे कंफ्यूजन है पूछे। पूछें। जी बच्चे। जी मैम पूछे। किसी बच्चे को कोई समझ ना आई हो, उसने रीड किया हो तो मुझसे पूछ सकता है। बच्चे क्लास में ना आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, मिलके डिस्कशन किया करें, डिस्कशन से ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप चुप करके बैठे हैं। अच्छा चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सब बच्चों को? बच्चे स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है मैम, हो रही है। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। अच्छा चले आज ना पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन। ठीक है, इसकी करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ी थी कि अगर प्रोनाउन के हवाले से कोई करेक्शन ऑफ सेंटेंस आ जाए तो हमने उनको ठीक करना है। उसके बाद हमने बिटवीन और लेट का यूज़ पढ़ा था कि वो कैसे ठीक होगी। ठीक है, इस तरह से काफ़ी हमने रूल पढ़े थे, तकरीबन बन जाते हैं कोई 5 से 8 रूल। ठीक है, आज हमने पढ़ना है में। ठीक है, कि वर्ब के बारे में अगर हमारे पास कोई भी करेक्शन ऑफ सेंटेंस आ जाता है, कोई भी सेंटेंस आता है या फिर इन द ब्लैंक आती है तो हमने उनको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बच्चे आंसर करें। एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी कहाँ है? उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अगर आ रही है तो आंसर करें। चलें। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमने देखना है कि वर्ब के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, देखिए सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आ जाता है, अगर उसमें हमारे पास किसी भी एवरीडे, डेली या डेली रूटीन की बात की जाए, जिसमें डेली रूटीन या डेली वर्क की बात की जाए। ठीक है, कुछ भी जो प्रेजेंट की बात करे, जो सेंटेंस प्रेजेंट की बात करे, ठीक है, जो हम डेली काम करते हैं उनकी बात करें ना, तो वहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है,
अगर आपको ये याद नहीं रहता कि अगर किसी भी सेंटेंस में डेली यूजेस की बात हो रही है, ठीक है, हमारे जो डेली के काम होते हैं उनकी बात हो रही है ना, तो आपने बस यही करना है कि वहाँ आपने डू और डज लगा देना फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपको ये तो पता होगा ना कि जो जमा होते हैं उनके साथ क्या लगता है, जो वाहिद होते हैं उनके साथ क्या लगता है, बच्चे ये आपको पता है? आई होप पता होगा सब बच्चों को। जी मैम पता है। ओके बच्चे, डू आवाज़ और तो क्लियर है ना? जी जी ओके, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपको ये सेंटेंस आ जाता है, कोई भी सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, जिसमें यूजुअली एवरीडे, डेली या रोज़ाना के मामूल की बात हो, वहाँ आपने डू डज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके साथ ई या ई एस का इजाफा करना है, वो वाहिद को देके, ठीक है। देखें नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए पहले क्या एग्जांपल है, सन डैश इन द वेस्ट। देखें अब मुझे ये बताएं कि ये इसमें अब क्या चीज़ शो हो रही है, आपको क्या काम शो हो रहा है, बच्चे बताइएगा। मैम यूनिवर्सल ट्रूथ है और दूसरा डेली रूटीन भी है। बिल्कुल, हमें पता है ना कि जो हमारा सूरज है वो रोज का रोज गरूब होता है, पता है ना बच्चे, समझ आ रही है? जी ओके, देखें अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सन है, यहाँ पे सन की बात की गई है, और हमें पता है कि जो हमारा सन है वो रोजाना गरूब होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि बच्चे ने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। अभी देखें हम ये कहते हैं ना, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, कि जो सन है वो मगरिब में गरूब होता है। क्लियर है? अच्छा देखिए बच्चे, यहाँ पे ना देखें लिखा हुआ है सन सेट्स इन द वेस्ट। अब मुझे बच्चे ये बताएं, हमने जो पहला लेक्चर इंग्लिश का किया था उसमें मैंने आपको ना प्रोनाउन के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब द वेस्ट क्या है बच्चे, आपको याद होगा, जिसने लेक्चर लिए है ना उसको पता होगा द वेस्ट क्या है यहाँ पे। बच्चे बताइएगा, नहीं पता या भूल गए हैं तो मैं दोबारा बता देती हूँ, या थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। किसी बच्चे ने डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स के बारे में पढ़ा था? मैम बताइएगा बच्चे। डिमॉन्स्ट्रेटर नाउन जो होते हैं वो तो दिस दैट नहीं होता, दीज दोस। जी जी बिल्कुल। अब देखें ना ज़रूरी नहीं है कि हमारा फिक्रा ऐसे ही हो, ठीक है, जहाँ पे आना दिस डैट दोज दीज वो हमें क्लियर पता है ना कि ये तो ऐसा है ही है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एक कोई जो हमारा एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये क्या आएगा, दा के बाद वेस्ट है, अब ये क्या बनेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन बनेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, बच्चे बताइएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे दीज दोज दैट या दिस फिक्रे के स्टार्ट में हो और उनके बाद फौरन हमारे पास नाउन आ जाए, ठीक है ना, वहाँ आम वो जो हमारा होता है फिक्रा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज फॉर सेल। ये जो घर है, ठीक है, ये सेल के लिए, दिस हाउस। अब यहाँ पे हमें पता है, हमने पढ़ा है रूल, दिस डैट दीज दोज के फौरन बाद अगर नाउन आ जाए तो वो हमारा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखें दिस के बाद हाउस फौरन आ गया ना, दिस हाउस इज फॉर सेल। अब हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में, दिस हाउस इज फॉर सेल, हमें पता होगा, जिन्हें बच्चों ने पढ़ा होगा कि दिस डैट दोज के बाद फौरन नाउन आ जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर दिस डैट दोज के बाद फौरन नाउन ना आए तो वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस हाउस इज फॉर सेल, दिस के बाद हाउस आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल क्या है, दिस इज हाउस, दिस के बाद अब कोई नाउन नहीं है, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, दिस इज हाउस, दिस के बाद तो वर्ब है। अगर दिस डैट दोज के बाद कोई नाउन ना हो तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बच्चे क्लियर है? समझ आ गई है? जी जी ओके, अब देखिए, अब मुझे बताएं ये क्या है, द वेस्ट क्या है?
डिमॉन्स्ट्रेटिव फॉर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल आप ना माइंड में ये रख लें, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना तो एग्जामिनर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन देता है, इसलिए आपको हर तरह से तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये इमेजिन कर लें कि लिखा हुआ है ना सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना दा लिखा हुआ है ना, आप इमेजिन करें यहाँ पे ना दिस या दोज या दैट इनमें से कुछ लिखा हुआ है, आपको फौरन समझ आ जाएगी ना कि हमने तो ये पढ़ा था, इसके बाद वेस्ट है और ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है जी जी। बच्चे, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया है। अच्छा चलिए आगे चले, दूसरी एग्जांपल क्या है देखें, वी वेयर, बच्चे आवाज आ रही है, वार्म क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, ठीक है। देखिए हमें ये पता है ना कि जब सर्दियां होती हैं, ठीक है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना। अब ये कोई न्यू बात तो है नहीं, हमारी डेली रूटीन की बात है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब सर्दी आती है, जब गर्मी आती है, तो हमारी ड्रेसिंग चेंज होती है। क्लियर। अब देखिए नीचे तीसरी एग्जांपल क्या लिखी हुई है बच्चे, इसमें क्या आएगा, लिखा हुआ है आई डैश द होली कुरान डेली, आई डैश द होली कुरान डेली। अब इसमें किस चीज की बात हो रही है, क्लियर करें बच्चे। आई डैश द होली कुरान डेली, अब इसमें किस चीज की बात हो रही है। डेली रूटीन की बात हो रही है। देखें अब देखें बच्चे यहाँ पे अब आएगा, ठीक है, नीचे ऑप्शन तो दिए होंगे ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान डेली, देखिए हम कुरान पाक की तिलावत डेली करते हैं ना, चाहे सुबह करें, दोपहर को करें या शाम को करें, हमारी वो रूटीन है ना, लाइक की नमाज पढ़ते हैं, उठते हैं, रूटीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना, अब यहाँ पे जस्ट जो लफ्ज है दी, ये क्या है बताइए बच्चे, हमने आर्टिकल पढ़ा है ना, ये कौन सा आर्टिकल है बच्चे, ये डेफिनेट आर्टिकल है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा है, जो इनडेफिनेट वो है ए और एन। क्लियर। देखिए अब एक सेंटेंस में हमें कितनी कितनी चीजें देखने को मिल रही हैं बच्चे, आप ऐसे माइंड को लाइक लड़ाया करें कि हाँ इसमें से ये हो सकता है, इस फिक्रे में ये है, ये है, इस तरह से, ठीक है। अब देखें दा होली कुरान डेली, ठीक है ना, दा होली कुरान, यहाँ पे अब ये क्या है, कौन सा प्रोनाउन है बताइए बच्चे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई रिसाइट द होली कुरान डेली, ये क्या है। अब देखिए दा के बाद हमारा फौरन क्या लग गया है, ठीक है, नाउन तो है ना, चाहे वो प्रॉपर है या कॉमन नाउन है तो नाउन ना। अगर दिस दैट दोज दीज, इनके बाद फौरन हमारे पास नाउन आ जाए तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है बच्चे। बच्चे आंसर किया करें, सब बच्चे आंसर किया करें। जी मैम। ओके चले आगे। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, ठीक है। अगर देखिए लिखा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में ना नाउ की बात आ जाती है, अभी की बात आ जाती है, अब की बात आ जाती है, या हम जो भी प्रेजेंट में जितने भी काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं, अब ये एट अ टाइम हो रहा है ना, प्रेजेंट में हो रहा है ना, ठीक है ना। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है, इज आर एम का यूज़ होता है, ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी की बात हो रही है ना, कि वो इंग्लिश सीख रही है, वो अभी इंग्लिश सीख रही है। क्लियर है बच्चे। देखें अब मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, आप अभी लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एट द टाइम प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, सब बच्चों जी को जी क्लियर है। क्लियर। यहाँ तक कोई भी समझ ना आई हो, किसी भी बात की ना आई हो। जिस भी फिक्रे में ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, डेली जो काम हम करते हैं उनकी बात हो, वहां पे हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और वो फिक्रे, वो सेंटेंस
जिसमें अभी की बात हो रही हो, लाइक जो काम हम अभी कर रहे हैं उसकी बात हो, तो वहां पे हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास तीसरा रूल है, स्क्रीन शो हो रही है? बच्चे आंसर करें। जी हो रही। बाकी बच्चे किधर हैं? अच्छा चलिए, अब तीसरा रूल हमारे पास क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में ना अब आ जाए लास्ट, यस्टरडे, लास्ट अगो, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट वीकेंड आ जाए, ठीक है ना, जिसमें लास्ट की बात हो रही हो ना, किसी गुजरे हुए टाइम की बात हो रही हो, ठीक है, उनके साथ हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ही डैश हेयर 2 वीक अगो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट का जो पहला टेंस है, ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डिड का लगाते हैं। ठीक है। अगर कोई रोजाना की बात हो रही है, ठीक है, उधर आता है वो टू, यूज टू आता है। ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइम या हैबिट की बात हो रही है, ठीक है, अदरवाइज हम ही लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले एग्जाम्पल क्या है, ही केम हेयर 2 वीक अगो, मतलब कि वो 2 हफ्ते पहले आया था। अब पास्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे, आपको साफ दिख रहा है ना कि पास्ट की बात हो रही है, जहाँ पे पास्ट की बात हो रही हो। ठीक है ना। ऊपर मैंने कुछ लिखी हैं आपके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स, जहाँ से आपको समझ आ सकती है। ठीक है ना। आप क्लियरली सेंटेंस को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस बनने जा रहा है। ठीक है। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा है यस्टरडे, आपने कहना है हाँ भाई ये तो मैंने रूल पढ़ा है, इसके साथ तो ऐसा होना है। ठीक है ना, इसके साथ तो ये चीज़ आएगी। आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है ना। ये कुछ लाइक आप कह लें ये ट्रिक्स होती हैं सेंटेंस को ना पहचानने की। देखें, अब फर्स्ट हमारे पास क्या था कि वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आया था, ही केम, सेकंड फॉर्म होती है ना पास्ट इंडेफिनिट में, ही केम हियर 2 वीक अगो। अब देखें दूसरी दूसरी क्या है। ठीक है। अब देखें अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल फिक्रा हो ना, तो वहां पे हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनेट का कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो ना, तो जो हमारा डिड होता है वो बाहर आ जाता है। ये आप सबको पता है ना, पास्ट इंडेफिनेट में जब भी सवाल या फिक्रा हो तो डिड बाहर आ जाता है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। पता है सबको? बच्चे समझ आ जी रही है? जी आ रही। ओके। ठीक है ना। आपने ये दिखना है कि जहाँ भी पास्ट की बात हो रही है वहां पे हमने पास्ट इंडेफिनेट लगाना है, इंडेफिनेट लगाना है। ठीक है। अब देखें दूसरा फिक्रा क्या है, डिड यू डैश न्यू कैमरा यस्टरडे। हमें ये तो पता चल गया कि ये तो पास्ट की बात हो रही है भाई, हमने एक रूल पढ़ा है, यस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है ना। अब देखें, डिड यू बाय न्यू कैमरा यस्टरडे। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी बाय की दूसरी फॉर्म लगी है, बाय। ठीक है ना। डिड यू बाय न्यू कैमरा यस्टरडे। क्लियर? यस। बच्चे क्लियर है? जी जी। चलिए आगे चले। देखें अब नीचे क्या है, प्रिंसिपल एडवाइस स्टूडेंट टू वर्क हार्ड लास्ट वीक। ठीक है ना। अब भाई पिछले हफ्ते प्रिंसिपल ने ना एडवाइस की थी, नसीहत की थी स्टूडेंट्स को कि आपने ना अच्छे से काम करना है, अच्छे से स्ट्रगल करनी है। ठीक है, वर्क हार्ड करना है। यहाँ से आपको अब तीनों सेंटेंस से ये आइडिया हो चुका है ना कि ये पास्ट की बात कर रहा है। क्लियर है? बच्चे सबको समझ आ रही है? जी जी। ओके। अच्छा चलें, इसके बाद हमारा फोर्थ रूल क्या है। देखें जो होता है ना हमारे पास टू, ठीक है, टी और टू के बाद ना फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामरियन, ठीक है ना, जो रूल्स बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके फौरन बाद टू आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है addicted to, committed to, looking forward to, with a view to, मतलब कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ लाइक आप अदर्स वर्ड कह लें जैसा कि टू है। ठीक है ना, उनके कुछ वर्ड्स के साथ ये टू अटैच ही होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है ना, ये परमानेंट होते हैं, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते।
हम आगे ऐसे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम ऐसे वर्ड्स आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। पूछते हैं कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है एडिक्टेड और आगे फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता है, ठीक है, नीचे ऑफ दे देता है, फ्रॉम दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो ऑप्शन है हमारे पास, एक फ्रॉम है, ठीक है, एक ऑफ है और एक टू है। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज आएगी, बताइए बच्चे, बच्चे बताइएगा। क्योंकि हमें पता होगा कि ऐसे जो वर्ड्स हैं, हमने भाई पढ़ा है कि ये स्पेसिफिक रूल हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ ये वर्ड इस्तेमाल होगा, एडिक्टेड फ्रॉम नहीं होगा, हमने भाई ये नहीं पढ़ा, हमने ये याद नहीं किया, एडिक्टेड टू होगा, एडिक्टेड ऑफ भी नहीं होगा, एडिक्टेड फ्रॉम भी नहीं होगा, एडिक्टेड टू होगा, ठीक है। ये फिक्स रूल होते हैं, हमें इनको रट्टा लगा के या जैसे भी याद करना ऐसे ही हम याद करते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है। टू के बाद ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल है देखें, ही एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको आ जाता है, ही एडवाइज्ड, अगर फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता है, ही एडवाइज्ड डैश वर्क हार्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, बताइए बच्चे, ही एडवाइज्ड डैश वर्क हार्ड, बताए बच्चे कैसे पता चलेगा। मैम एडवाइज्ड के साथ टू आता है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल ऐसे ही वर्ड्स को याद करना है, ठीक है। किसी के साथ फ्रॉम आएगा, ठीक है, किसी के साथ ऑफ आएगा, किसी के साथ इनटू आएगा, आगे काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड्स आने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। अब देखें, हमने ये पढ़ा है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्पेसिफिक हैं जिनके साथ टू आता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि टू के बाद फौरन फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखें, ही वाज बैडली, नज़र आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है आ बच्चे, रही स्क्रीन शो हो रही है सबको, हो रही। देखिए बच्चे, अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ही वाज बैडली एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब देखिए हमें ये पता है, ठीक है, ही वाज बैडली एडिक्टेड, इसके बाद क्या आएगा भाई, हमने रूल पढ़ा है, हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं, एडिक्टेड के साथ तो टू आता है और टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए अब स्मोकिंग, स्मोक फर्स्ट फॉर्म है ना बच्चे, क्लियर है, ही वाज बैडली एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखिए अब ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, ही वॉज बैडली अडिक्टेड, इसके बाद हमने रूल पढ़ा है कि अडिक्टेड के साथ तो टू आता है और टू के बाद हमने दूसरा रूल पढ़ा है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, अडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्लियर है बच्चे, ओके। अच्छा, अब थर्ड फॉर्म हमारे, सॉरी थर्ड एग्जांपल क्या है, ठीक है, थीफ थीफ, सॉरी बच्चे, ठीक है। अब देखें, विद अ व्यू टू, हमने देखा है, हमने कुछ वर्ड्स को पढ़ा है, ठीक है, लाइक एडिक्टेड, कमिटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ठीक है, इनके साथ टू वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखें, विद अ व्यू टू डैश आई वेंट देयर, ठीक है, विद अ व्यू टू, टू के बाद क्या होता है, कौन सी फॉर्म लगती है बच्चे बताइएगा, फर्स्ट with फॉर्म। a view to first form, right। देखिए, with a view to helping, help पहली फॉर्म है ना, with a view to helping I went there। क्लियर है, आपने ये रखना है कि टू, क्लियर है, चलें आगे। मैम ये जो टू फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, ये तो मैम जरा थोड़ा सा बता दें। देखिए बच्चे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना, लेकिन हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आइडिया हो रहा है कि भाई ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन देखिए हमने सेकंड एग्जांपल क्या पढ़ी, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई स्मोक तो है नहीं, आईएनजी है ना, लेकिन है तो फर्स्ट फॉर्म ही ना, हमें आइडिया तो हो रहा है ना। एग्जाम में अगर फर्स्ट फॉर्म आए आपने ठीक करना है, ठीक है, आईएनजी आ जाए
फिर भी आपने ठीक करना है, क्योंकि ये पहली तो हमारे पास है फॉर्म, कोई हमारे साथ फॉर्म के साथ ई डी या डी तो लगा हुआ नहीं है। क्लियर है? आईएनजी जी फर्स्ट फॉर्म ही होती है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, थर्ड के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगा, वो हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ ईडी या डी होगा। ठीक है, अब देखें, अब हमने पढ़ना है कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पार्टिसिपल अब हमारे पास ना पार्टिसिपल की दो टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल बताइए बच्चे। देखें, ये एक लाइक आप कह लें कि ये ऐसी चीज़ है, ठीक है, ये ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन। ठीक है, पहले तो हमें पता है ना कि लाइक हमारे पास एक नाउन है कि वो एक लड़का है। क्लियर, नाउन हो गया, लड़का है। ठीक है, लेकिन एक हमें सेंटेंस और मिलता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना, अब अच्छा क्या है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। टाइप्स हैं, फर्स्ट है पार्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और दूसरी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम ना देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल में ना पहले तो आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ईडी वाली फॉर्म आएगी, डी वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइप है ना उसे हम हैज़ अ एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड। ठीक है ना, अब आपको देखें, अब रिपेयर्ड क्या है, कौन सी फॉर्म है, बताइए बच्चे। ईडी लगा हुआ है ना, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ओके, देखिए हमें यहाँ से पता चल गया ना कि भाई वर्ब की तो तीसरी फॉर्म आई हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखना है, द ब्रोकन चेयर, यहाँ पे सिंपल चेयर नहीं है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल होता है द चेयर वाज रिपेयर। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड, एक टूटी हुई कुर्सी को ना दोबारा से जोड़ा गया या कुछ भी। ठीक है ना, रिपेयर का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को न्यू करना या संवारना या बनाना। ठीक है, द ब्रोकन चेयर वाज रिपेयर्ड। अब यहाँ पे हमारी ऊपर वाली जो हमने देखी है थर्ड फॉर्म होगी यूज्ड हैज एडजेक्टिव। क्लियर है, यहाँ पे ये पूरी फुलफिल हो रही है ना। देखें, हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म होगी जी, रिपेयर थर्ड फॉर्म है, यूज हैज एडजेक्टिव। ठीक है, ब्रोकन चेयर खसूसियात है ना कि वो टूटी हुई चेयर है, एडजेक्टिव है ना। क्लियर है यहाँ तक? इस एग्जाम्पल में दोनों चीजें फॉल कर रही हैं ना, थर्ड फॉर्म भी है, यूज्ड हैज एडजेक्टिव। पता चल गया? जी ओके, अब देखें नीचे जो एग्जाम्पल है सेकंड नंबर पे, मुझे बताइए ये कैसे पार्ट पार्टिसिपल है। अब इसमें स्टोलन वॉच आ गई जी बिल्कुल, और फोन जो है ये होगी। जी बिल्कुल। अब बाकी बच्चों को क्लियर है? बाकी बच्चे लगता है सोए हुए हैं। अच्छा देखें, अब ना हम सेकंड इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ओ सॉरी टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखें, इस पास्ट में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म होगी साथ आईएनजी होगा। ठीक है, वो क्या था, यूज्ड हैज एडजेक्टिव, इतना था, लेकिन ये क्या होता है, यूज्ड हैज एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है ना, अब जो पास्ट पार्टिसिपल था, ठीक है, वो यूज्ड हैज एडजेक्टिव होता था, लेकिन ये यूज्ड हैज एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हैज एडजेक्टिव कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखें, द ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट आ स्ट्रॉ। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे जो हमारे पास है ड्रॉनिंग मैन, ये क्या है कि एक डूबता हुआ पर्सन। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है ना, एक सुसियात, एक सिंपल आदमी तो नहीं है ना, एक डूबता हुआ आदमी, एक सुसियात है ना। ठीक है ना, कौन सा आदमी, डूबता हुआ आदमी। ठीक है ना, ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है ना, एक डूबता हुआ आदमी, सिंपल आदमी नहीं है, एक डूबता हुआ आदमी। क्लियर है? क्या चीज फर्स्ट फॉर्म आ गई, कैच। क्लियर है? अब देखिए दूसरी एग्जांपल देखिए, द स्माइलिंग बेबी इज माई सन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्माइलिंग बेबी,
ठीक है। स्माइल पहली फॉर्म आ गई, ठीक है, उसके साथ आईएनजी आ गया जी, ये हमारा रोल ठीक है। उसके बाद क्या है, बेबी सिंपल नहीं है, कौन सा बेबी है भाई बताइए, कौन सा बेबी है, रोता हुआ है, हंसता है, खेलता है, कौन सा बेबी है, ठीक है ना, वो स्माइलिंग बेबी है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, पता चल गया। बच्चे समझ आ रही है? मैं स्माइलिंग बेबी तो हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया। जी जी। तो आगे इज माई सन, इज वाला ये हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। देखें मैंने आपको ये बताया था ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होगा, ठीक है। जी जी। आईएनजी तो हमारी आ रही है, ठीक है। अब स्माइल भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इज भी लग गया है। इज अब कोई पास्ट में तो इस्तेमाल होता नहीं है, ना ही फ्यूचर में होता है, हमको पता है कि इज तो हमारा प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे? जी 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 जी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ना, ठीक है, ये दोनों फिक्रे ऐसे ही आमने सामने लाइक एग्जाम में हैं, ठीक है ना, या आपको सर पेपर बना के दे देते हैं, ठीक है। अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है, बताइए बच्चे। अगर किसी भी सबसे पहले सेंटेंस तो में, देखेंगे ना कि जी बताइए एडजेक्टिव है बताइए या नहीं। बच्चे। सबसे पहले मैम देखेंगे एडजेक्टिव है या नहीं है। जी बिल्कुल। और एडजेक्टिव हो गया तो फिर देखेंगे कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। जी बिल्कुल। क्लियर है सब बच्चों को? सबसे पहले हम, हमारे पास अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हमने देखना है कि भाई ये इसमें एडजेक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, एडजेक्टिव हो रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें पास्ट की कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, पहली हो रही है तीसरी हो रही है। अगर पहली हो रही हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, वो पास्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने ये देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हैज अ नाउन कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है स्मोकिंग इज बैड हैबिट, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमने पढ़ा है ना कि स्मोकिंग इज बैड हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म होगी जी, ओके, इज लगा हुआ है, ठीक है। आईएनजी होगा जी, स्मोकिंग में आईएनजी लगा हुआ है। क्लियर है? रीडिंग इज माई हॉबी, ठीक है। अब रीडिंग है, फर्स्ट फॉर्म ही है ना, रीडिंग आईएनजी लगा हुआ है, इज भी लगा हुआ है, रीडिंग इज माई हॉबी। क्लियर है? जी। क्वेश्चन है कोई, ना समझ आई हो? बाकी बच्चे किधर हैं? बच्चे आपको समझ आ गई है? जी मैम आ गई। ये ओ, स्मोकिंग और रीडिंग, ये ज़ाहिर है जो स्मोक है ये या रीड है ये नाउन होगा, और आईएनजी होगा तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। अब देखें ऊपर हमने क्या पढ़ा था, द स्माइलिंग बेबी, ठीक है ना। भाई स्माइलिंग, स्माइल करने वाला बेबी, ठीक है ना, एडजेक्टिव यूज हो रहा था ना, लेकिन यहाँ हैज अ जी नाउन में एडजेक्टिव यूज कोई नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, ओके बस। क्लियर है? जी मैम। अच्छा, हम ना ये जो होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, हैज अ नाउन जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, हैज अ नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम जेरेंड कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज अ नाउन है, ठीक है ना, हैज अ नाउन है, उसे हम इंग्लिश में जेरेंड कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो आपको एग्जांपल दे देता है, सेंटेंस दे देता है, रीडिंग इज माय हॉबी, नीचे लिख देता है ये नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या करेंगे बताए? जेरेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हैज अ नाउन, वो है हमारे पास जेरेंड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बच्चे ये ना नीचे 5 रो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना हमारे पास डबल नाउन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर एक सेंटेंस में, ठीक है ना, नाउन दो आ रहे हो, ठीक है, नाउन दो आ रहे हो और स्टार्टिंग में नीदर या इधर का इस्तेमाल हो, ठीक है। देखिए बच्चे लिखा हुआ है
नीदर या इधर, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन दो आ रहे हो और वो सेंटेंस नीदर या इधर से शुरू हो, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन दो आ रहे हो और वो सेंटेंस नीदर या इधर से शुरू हो, तो जो हमारा आएगा ना वर्ब, वो हमेशा करीब वाले नाउन के मुताबिक आएगा, ठीक है। देखें अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स आर कमिंग, ठीक है। अब देखें आवाज आ रही है बच्चे, स्क्रीन क्लियर है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स आर कमिंग। अब हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल नाउन हो, पहला नाउन क्या है प्रिंसिपल है, दूसरा नाउन क्या है स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये हमारा ये जो रूल है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन हो, नाउन जी हाँ नाउन है हमारे पास, और वो फिक्रा नीदर या इधर से शुरू हो रहा हो, देखो देखिए नीदर से शुरू हो रहा है ना, और दो नाउन है ना, क्लियर है यहाँ तक। बच्चे क्लियर है। जी अगर मैम कोई क्लियर है। भी सेंटेंस जिसमें डबल नाउन हो और वो नीदर या इधर से शुरू हो रहे हों, तो हमेशा जो वर्ब आएगा वो दूसरे नाउन के मुताबिक आएगा। देखें अब यहाँ पे क्या है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स आर कमिंग। अब देखें आर हमने किसके थ्रू लगाया, कौन से नाउन के मुताबिक लगाया, बच्चे बताइएगा। स्टूडेंट्स। बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या है, स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमारा वर्ब क्या आया, आर आया, ठीक है ना, क्योंकि हमने पता है, हमें पता है नीदर और इधर के साथ जो फिक्रा शुरू हो और उसमें डबल नाउन हो, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो दूसरे नाउन के मुताबिक आता है हमारे पास। अब पहला नाउन तो प्रिंसिपल है, दूसरा नाउन तो स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स तो जमा है, ठीक है ना, हमारा वर्ब भी तो जमा में आएगा ना, आर आएगा, स्टूडेंट्स आर कमिंग। ना ही प्रिंसिपल ना ही स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं आ रहा, क्लियर है। देखें अब आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इधर द स्टूडेंट्स नॉर द प्रिंसिपल इज कमिंग। अब यहाँ पे इज कैसे आया है, बताइए बच्चे। बच्चे बताइएगा, क्योंकि हमने ये देखना है, प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल। जी बच्चे बताइए बच्चे कैसे आया इज। मैम देखिए प्रिंसिपल की क्योंकि वजह से आ जी बिल्कुल, हमने रूल पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी फिक्रा इधर या नीदर से स्टार्ट हो और उसमें दो प्रोनाउन हो, ठीक है, तो जो हमने वर्ब लगाना है वो दूसरे नाउन के मुताबिक लगाना है। पहला यहाँ पे हमारा क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो एक है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इज आएगा, इधर द स्टूडेंट्स नॉर द प्रिंसिपल इज कमिंग, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, ठीक है। अच्छा कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं कि हमें ना वो ऑकवर्ड से लगते हैं कि नहीं ये नहीं ठीक होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो ठीक होते हैं, ठीक है। अब देखें, इधर यू और आई डैश कमिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इधर यू और आई एम कमिंग, ठीक है ना। अब देखें यहाँ हमें पता है कि किसी भी फिक्रे में इधर या नीदर आए, ठीक है, दो नाउन आए, ठीक है, यू क्या है नाउन है, आई भी नाउन है, ठीक है। किसी भी फिक्रे में इधर या नीदर स्टार्टिंग में आए और दो नाउन आए फिक्रे में, तो हमें जो वर्ब लगाना है वो हमेशा सेकंड नाउन के मुताबिक लगाना है, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना। बच्चे क्लियर है, इधर यू और आई एम कमिंग, क्लियर है यहाँ तक। बच्चे आंसर करें। जी। ओके अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा रूल पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन इधर और नीदर के साथ जुड़े हो तो हमने वर्ब दूसरे नाउन के मुताबिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन हैज वेल एज, ठीक है, टुगेदर, विद, अलोंग विद या विद के साथ जुड़े होना, ये मैं आपको निशानियां बता रही हूँ, ठीक है। अगर किसी भी फिक्रे के
स्टार्टिंग में हैज विल हैज, ठीक है ना, एज वेल एज, टुगेदर, विद, अलोंग विद या अकेला विद आ जाए, ठीक है, और उसके साथ दो नाउन आ जाए फिक्रे में, तो जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा पहले नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। क्लियर है? अगर इधर और नीदर हो और साथ दो नाउन हो तो जो हमारा वर्ब है वो दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर फिक्रे में एज विल एज, टुगेदर, विद, अलोंग विद या विद अकेला ये आ जाए और इसके साथ दो नाउन हो तो पहले नाउन के मुताबिक वर्ब आएगा। बच्चे समझ आई है? आई थिंक नहीं आई, बच्चे जी बताइएगा आई है नहीं आ आई गई है? आ गई। ओके, ये ना आपने कुछ वर्ड्स को याद रखना है कि किन के साथ क्या चीज इस्तेमाल होगी। इधर, नीदर, उसके साथ दो नाउन हो तो हमें पता है वर्ब की, फॉर वर्ब को दूसरे नाउन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर किसी फिक्रे में एज वेल एज, टुगेदर, विद, अलोंग विद इनके साथ दो नाउन हो, ठीक है, दो नाउन हो, तो हमने जो वर्ब लगाना है वो पहले नाउन के मुताबिक लगाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अली एज वेल एज आई इज कमिंग। क्या हमने देखा था? एज वेल एज, जी बिल्कुल हमें पता है एज वेल एज आ गया है और नाउन भी दो आ गए हैं, एक अली है एक आई है, कंडीशन पूरी। हमने ये पढ़ा एज वेल एज के साथ दो नाउन आ जाएं तो हमने जो वर्ब लगाना है वो पहले नाउन के मुताबिक लगाना है। अब अली क्या है, जमा है वाहिद है? वाहिद है। जी बिल्कुल, अली, अली को देखते हुए हमने इज लगाया है, अली एज वेल एज आई इज कमिंग। क्लियर? बच्चे क्लियर है? जी मैम क्लियर। ओके बच्चे, अच्छा दूसरी एग्जांपल देखिएगा, लिखा हुआ है आई एज वेल एज माई फ्रेंड डैश कमिंग। आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम कमिंग। अब यहाँ पे एम क्यों लगा है बताइएगा? आई की वजह से। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा है किसी भी फिक्रे में एज वेल एज आ जाए और उसमें दो नाउन भी आ जाए तो हमने जो वर्ब लगाना है वो पहले नाउन के मुताबिक लगाना है। आई के साथ तो हमेशा एम इस्तेमाल होता है। अब देखिए फिक्रा ना पढ़ने में एक ऐसे अजीब सा लग रहा है, देखिए आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम कमिंग, देखिए कोई समझ लग रही है कि ये फिक्रा क्या है? हमने हमने ये कह देना है कि भाई ये तो फिक्रा है ही गलत, आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम कमिंग। लेकिन जिसको इन रूल्स का पता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का पता है, उस बच्चे को पता होगा ये बोलने में ऑकवर्ड है लेकिन लिखने में ठीक है, ग्रामर के मुताबिक ये ठीक है। आई के मुताबिक ही हमने वर्ब लगाया है क्योंकि हमें पता है एज वेल एज, टुगेदर, विद, अलोंग विद, ठीक है, या विद के साथ दो नाउन आ जाए तो हमने वर्ब पहले नाउन के मुताबिक लगाना है। यहाँ पे हमारा पहला नाउन आई है, डेट इज वाई हमने एम लगाया। आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम कमिंग। क्लियर है? ओके बच्चे, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 6 रूल है ना, ठीक है ना, वो क्या है? देखें लिखा हुआ है सामने, फिक्रे की स्टार्टिंग कैसे होगी। देखिए अगर किसी भी फिक्रे में ना स्टार्ट में आ जाए नो सूनर, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, ये इसे हम इस रूल को कहते हैं इन्वर्जन रूल, ठीक है, इन्वर्जन रूल। ठीक है, देखें नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस बात को आप रट्टा मार लें, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, नो सूनर, नो सूनर के बाद हमने ऐसे अन्य वाह हमें पता होना चाहिए, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमने लगा दी, यहाँ तक हमने नो सूनर भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, उसके बाद हमने लगाना है देन। अगर कोई भी फिक्रा नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू हो, ठीक है ना, तो उसके बाद हमेशा देन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें नीचे देखें, यहाँ पे एक फिक्रा है, लाइक आपको एक एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दे दिया है, नीचे लिखा हुआ है नो सूनर आई सा अ लाइन आई रन अवे। ठीक है,
नो सूनर आई सा अ लाइन आई रन अवे। ठीक है, हमने अब रूल क्या पढ़ा है भाई, नो सूनर के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन इधर तो नो सूनर के बाद आई है। अब ये ठीक है गलत है? रॉन्ग है राइट है, बताइएगा बच्चे। रॉन्ग है। रोंग है। जी बिल्कुल, देखिए हमें पता है भाई नो सूनर के बाद यहाँ पे तो आई है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, नो सूनर आई सा अ लाइन आई रन अवे। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है, हमें भाई रूल का पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो सूनर लगा दिया, डी लगा दिया, ओके है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखना है नो सूनर के बाद कि ये जो फिक्रा है ये कौन सा फिक्रा है, किस टेंस का फिक्रा है। अब देखें, आई सा अ लाइन आई रन अवे। अब सा हमें पता है दूसरी फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म किधर इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनेट में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है बच्चे बताइएगा। डेड। जी बिल्कुल। अब देखें हमने ये पता लगा लिया कि ये जो फिक्र है पास्ट इंडेफिनेट का है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है डिड, ठीक है। नो सुनर, जी नो सुनर लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा ना, डेड। ओके। उसके बाद हमारे पास अगला हमें पता है, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, नाउन सब्जेक्ट आई है, ठीक है। हम हमारी फिक्र की तरतीब चल रही है, नो सूनर जी लगा दिया, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब आएगा, नो सूनर डिड आई सी अ लाइन देन आई रन अवे, ठीक है। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कोई भी फिक्र शुरू हो तो उसके बाद देन आएगा, और इस ये जो इनवेरिएंट रूल है उसमें हमारी पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास ये एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, नो सूनर ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट्स वाचिंग मूवी। नजर आ रहा है, जी। नो सूनर ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट वाचिंग मूवी। अब देखें नो सूनर के बाद हमने कर दिया स्टॉप, हमने देखा कि ये फिक्रा है कौन सा जी, हमें पता लग गया कि फिनिशेस है, ई एस का इजाफा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डू और डज लगता है, क्लियर है। और डू और डज हम लगाते हैं ही शी इट को देखते हुए, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है नो सूनर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही आया ना, ही का हमें पता है डज होता है, बस। जी बिल्कुल। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, ही है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, पहली मैंने आपको बताया है, ठीक है। नो सूनर डज ही फिनिश हिज वर्क, ठीक है, देन ही स्टार्ट्स वाचिंग मूवी। मैंने आपको बताया है कि नो सूनर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या नाउन लगा दिया, वर्ब लगा दिया, उसके बाद हमेशा देन आएगा। यहाँ पे नो सूनर लग गया, डज हेल्पिंग वर्ब लग गया, ठीक है, ही सब्जेक्ट या नाउन लग गया, जी बिल्कुल लग गया, उसके बाद बात फिनिश। जी बताइए बच्चे। जी मैम समझ आ गई। ओके अच्छा, नो सूनर ठीक है हमने ये लगा लिया, डज हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, ही ठीक है ये सब्जेक्ट है हमने लगा लिया, वर्ब क्या है फिनिश इज वर्क लगा लिया। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, जब वर्ब एंड हो जाए तो हमने क्या करना, देन लगा देना, भाई हमने देन लगा दिया, उसके बाद वैसे ही फिक्र लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चे क्लियर है। अब मुझे अब बताइएगा जो पहली एग्जांपल लिखी हुई है ना उसका क्या आएगा, जल्दी बताइए बच्चे। ये है नो सूनर आई सा अ लाइन आई रन अवे। अब देखिए ये किसका फिक्र है, नो सूनर के बाद कौन सा फिक्र है, मैम ये अपना ये है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी इस्तेमाल होती है, वर्ब डेड। फॉर्म कौन सी नो इस्तेमाल होती सूनर है, डेड आई जी सी ए लाइन। राइट, नो सूनर डिड आई सी अ लाइन देन आई रन अवे, क्लियर।
जी ठीक है ना। अब नो सूनर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ना हमने देन लगा के अगला फिक्रा वैसे ही लिख देना है। क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है? जी जी बच्चे रिस्पॉन्स करें, जल्दी करें। देखिए एक बच्चा तो नहीं ना पढ़ने आया, अब सब पढ़ने आए हैं, बताइए बच्चे। ओके, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब ये एग्जांपल देखें, बताइए बच्चे। लिखा हुआ है नो सूनर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। क्या है यहाँ पे, कैसे क्या होगा बताइए, कौन सा सेंटेंस है, कहाँ पे क्या लगेगा, क्यों लगा है? अब नो सूनर के बाद हमने ये देखा कि ये जो सेंटेंस है कौन सा है जी, हमने देख लिया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों? हैड लगा हुआ है, हैड के बाद क्या लगा हुआ है, तीसरी फॉर्म लगी हुई है। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल होता है ना, हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैड फिनिश्ड का इस्तेमाल होता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में। बच्चे बताइए। जी मैम, पास्ट परफेक्ट। यस ठीक है, बताइए यहाँ पे हैड कैसे आया, बताइए बताइए। देखिए नो सूनर लग गया हमारा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल होता है ना। नो सूनर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ठीक है, हैड लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट आई लगा दिया, उसके बाद हमने वर्ब लगा दिया फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। और उसके बाद ऊपर देखिए क्या क्वेश्चन में है व्हेन आया हुआ है, नो सूनर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, ठीक है ना। अब देखिए हमने तो ये रूल पढ़ा था कि नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद हमेशा देन आएगा, ठीक है ना। तो हमने व्हेन को रिमूव कर देना है, हमने देन लगाना है। क्लियर है? नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई वर्क देन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर है? नो सूनर को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि यहाँ पे नो सूनर आएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद वर्ब और उसके फौरन बाद देन इस्तेमाल होगा, फिर फिगर लिखा जाएगा। क्लियर है? जी मैम। ओके बच्चे। अच्छा नीचे लिखा हुआ है एज सून एज के साथ इन्वर्जन रूल नहीं लगेगा। ओके अच्छा बच्चे एक मुझे बात बताइएगा, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनर में, आप पेपर दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन देखा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। एक एग्जांपल है नो सूनर दे इंटर द क्लास दे स्टार्ट मेकिंग नाइस, ठीक है। जैसे ही बच्चे क्लास में इंटर हुए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। नो सूनर दे इंटर द क्लास दे स्टार्ट मेकिंग नाइस, ठीक है। एक ये है, बल्कि आप इसको छोड़े, एक मैं आपको ये बताती हूँ। नो सूनर डू दे इंटर द क्लास देन दे स्टार्ट मेकिंग नाइस। नो सूनर डू दे इंटर द क्लास देन दे मेकिंग नाइस। आपके पास ऑप्शन क्या है? एक है आपके पास इन्वर्जन रूल है, पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा आपके पास कोई भी रूल हो, लाइक आप ये कह लें कि इन्वर्जन रूल है ऑप्शन में, एक नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एक कंजक्शन है और एक है कंजक्शन, ठीक है, और चौथा हमारे पास है इन्वर्जन रूल। अब आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, अब यहाँ से कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा? हम्म नो सूनर डू दे इंटर द क्लास देन दे स्टार्ट मेकिंग नॉइस। बच्चे बताइएगा। भाई हमने ये पढ़ा है, जहाँ पे नो सूनर आए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए उसके बाद सब्जेक्ट आए उसके बाद वर्ब आए और उसके फौरन बाद देन आए, वो हमारा इन्वर्जन रूल होता है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, नो सूनर डू दे इंटर द क्लास देन मेकिंग दे स्टार्ट मेकिंग नाइस, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने ये पढ़ा है, ये रूल हमने पढ़ा है और इस रूल को इन्वर्जन रूल कहते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर है बच्चे? जी जी मैम। बच्चे क्लियर। जी
ओके। अच्छा, अब नीचे ना 7वां रूल लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में ना आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कैर्सली आ जाए, तो वहाँ पे इनवेरिएंट रूल इस्तेमाल होगा। सेम पीछे हमने क्या पढ़ा था, नो सूनर पढ़ा था ना। अगर किसी भी फिक्रे में नो सूनर आए, ठीक है, उसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन नो सूनर के साथ हमने देन लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्डली आ जाए, स्केयरली आ जाए, ठीक है, और उसके बाद अगर, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वैसा ही रूल है, ठीक है। वहाँ पे नो सूनर था और यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ठीक है। नो सूनर के साथ हमने देन लगाया था ना, और यहाँ पे हमने वेन लगाना है। क्लियर है बच्चे? वैन लगाने में बच्चे मैं आपको बताती हूँ, रुके रुके रुके, देखें इन वर्ड्स को देखें, ये जो वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को देखें, ये वाले, ये क्या वर्ड्स हैं बताइएगा बच्चे। देखिए हार्डली है, स्केयरली है, ठीक है, रेयरली है, ठीक है। अगर इन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो हमने इनके बाद व्हेन लगाना है, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हो गया। पहला हमने क्या पढ़ा था, अगर नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए तो हमने देन लगाना है। अगर ये नो सूनर के बाद आए ना तो हमने देन लगाना है। लेकिन अगर वो इन फिक्रों के साथ आए, इन वर्ड्स के साथ आए, तो हमने व्हेन लगाना है। अब क्लियर है? जी क्लियर। ठीक है ना। आपने ये देखना है कि फिक्रा शुरू कहाँ से हो रहा है, नो सूनर से हो रहा है या हार्डली से हो रहा है। अगर नो सूनर से हो तो हमने देन लगाना है, ठीक है ना। अगर हार्डली से शुरू हो तो हमने व्हेन लगाना है। बस यही है फर्क इन इन दोनों में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली एग्जांपल है, हार्डली ही हैज डन हिज वर्क देन इट स्टार्ट रेनिंग, ठीक है। हमें पता है भाई ये तो फिक्रा गलत है। क्यों गलत है? हमने पढ़ा है हार्डली के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा जी, वर्ब लगा दिया है, हैज